वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश तक फ्रेंड्स। दिस इज़ मी रंजन सिंह एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश तक। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश बताने वाला हूँ। आप मेरे एक सब्सक्राइबर है विकास कुमार, जिन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि सर हमें शुरू से बताइए, तो आज मैं बेसिक इंग्लिश लेकर के आया हूँ। यहाँ आपको 100% सब कुछ समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है सब्जेक्ट। बेसिक इंग्लिश की जो शुरुआत होती है वो मैं बता रहा हूँ, आपको 100% समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो एस मीन्स होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यानी जो कार्य करे। किसी भी वाक्य को देखने से पता चलेगा कि इस वाक्य में काम करने वाला कौन है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो बोलने वाला कौन है, मैं, है ना। वे लोग कहीं जा रहे हैं, तो कहीं जो जा रहे हैं कौन जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं। तो किसी वाक्य में आपको पता करना होता है कि इस वाक्य में काम करने वाला कौन है, डूअर कौन है। तो जब आप डूअर को आइडेंटिफाई करेंगे वही एग्जैक्टली करता होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हो गया। अब देखो, सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप। सब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। देखिए, डायरेक्ट सब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। डायरेक्ट सब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष करता और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट यानी अप्रत्यक्ष करता है। डायरेक्ट सब्जेक्ट यानी किसी काम को करने वाला डायरेक्ट रूप से पता चल जाता है, उसे हम डायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे देखिए आप, आई यानी मैं, यू, वी, दे, ही, शी, नेम, एवरीबडी, समबडी, ईटीसी, है ना। ये सब क्या है, आपके डायरेक्ट सब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट यानी वाक्य में पता नहीं चलता है कि काम करने वाला कौन है, उसे हम इनडायरेक्ट सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे दिस, दैट, इट, हेयर, देयर, दीज, दोज, ये सब जो है इनडायरेक्ट सब्जेक्ट है। जैसे कोई कहता है एक पेन है, तो क्या बोलेंगे, वन पेन या अ पेन, नहीं, उसको बोलेंगे देयर इज़ अ पेन या इट्स अ पेन या दिस इज़ अ पेन। तो वो भी मैं देयर का एक कंसेप्ट बताऊंगा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट के ऊपर, एक अलग से मैं टॉपिक तैयार करके आपको बता दूंगा। बट अभी आपको देखना है ये सब्जेक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, डायरेक्ट सब्जेक्ट और इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। इसको आप नोट जरूर कर लें। अब दूसरी बात ये है कि दूसरे नंबर पे हमें पढ़ना है एचवी। एचवी का मतलब क्या होता है भाई, इलेक्ट्रिकल वाले ये मत सोचना कि हाई वोल्टेज, ओके। एचवी का मतलब इंग्लिश है, एचवी का मतलब हुआ हेल्पिंग वर्ब, राइट। इलेक्ट्रिकल में एचवी का मतलब हम लोगों को हाई वोल्टेज पढ़ाया जाता था, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया, इसका नाम ही है सहायक क्रिया। इससे ये पता चलता है कि किसी काम को जो कोई करता है उसमें सहायता करने का काम ये करता है। इंग्लिश के अंदर कुछ ऐसा ही है, और जो कि मैं आपको अभी अभी समझाऊंगा, बताऊंगा, सिखाऊंगा। तो हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। अब ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, कुड, शुड, मे, माइट, बहुत सारे हैं हेल्पिंग वर्ब, ईटीसी। तो ये आपके हैं हेल्पिंग वर्ब। अब इसको नोट करते रहना। अब है मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। ये जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मुख्य क्रिया क्या होता है, ठीक है। और ये इंग्लिश के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो आपको ध्यान से थोड़ा सीरियस होकर के पढ़ना है। देखो मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, जो मेन वर्ब होता है ना, इसको मुख्य क्रिया कहते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है एक्शन वर्ड या फिर वर्ड ऑफ एक्शन। एक्शन वर्ड या वर्ड ऑफ एक्शन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले मैं बताता हूँ। वर्ड ऑफ एक्शन यानी वो शब्द जिसमें खुद ही एक एक्शन हो। एक्शन यानी किसी काम का होना, राइट, किसी काम का होना, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं हिंदी में समझाता हूँ। जिस शब्द के अंत में ना लगा देने से उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, उसको हम मेन वर्ब कहेंगे। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, रहना, पढ़ना, लिखना, जीतना, हारना, मरना, जीना, सोना, जागना, ये सारे के सारे क्या है, एक्शन वर्ड है, यानी ये मुख्य क्रिया है। तो जो मुख्य क्रिया है उसका डेफिनेशन यही होता है, एक्शन वर्ड या वर्ड ऑफ एक्शन, राइट। तो आप समझ गए मुख्य क्रिया किसे कहते हैं। और वन मोर थिंग, जितने भी मुख्य क्रिया होगा उसका आईएनजी होना जरूरी है। आप इंग्लिश में कोई भी शब्द में आईएनजी लगा दो, उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, वो मुख्य क्रिया होगा। जैसे हिंदी में हम कैसे पहचानेंगे कि मुख्य क्रिया क्या है, तो हिंदी में मुख्य क्रिया पहचानने का नियम ये है कि किसी भी शब्द के अंत में ना लगाने से उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, तो वो मुख्य क्रिया होगा। जैसे कि आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, अभी बताया मैंने। इंग्लिश में भी इसका एक ट्रिक है कि हम उस शब्द में आईएनजी लगा देने से मतलब निकाल पा रहे हैं, यानी जो कोई शब्द है उस शब्द में आईएनजी, किसी वर्ड में आईएनजी लगाने से उसका कुछ मतलब निकल रहा हो, तो वह निश्चित रूप से मुख्य क्रिया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ आप देख रहे हैं कुछ वर्ड्स है, जैसे गो यानी जाना, कम, आना, इट मीन्स खाना, प्ले मीन्स खेलना, ईटीसी, यानी ऐसे लाखों वर्ड आपको डिक्शनरी में मिल जाएंगे फ्रेंड्स, ओके। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो मुख्य क्रिया होते हैं इसके जो है फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जैसे प्रेजेंट, सेकेंड फॉर्म पास्ट, थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी फॉर्म होते हैं, ठीक है। और मैंने अभी अभी आपको बताया कि जितने भी मुख्य क्रिया होंगे इस सब का आईएनजी होना अनिवार्य है। जब तक होगा नहीं आईएनजी, तब तक वो मुख्य क्रिया नहीं होगा। जैसे आप देखो, गो है,
तो गो है तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ भी गो का फर्स्ट फॉर्म है और उसमें ऐड कर दो आईएनजी तो हो गया ना गोइंग, ठीक है ना, गोइंग। तो जो फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी निश्चित रूप से उसका बनेगा, यानी वर्ब का आईएनजी मुख्य क्रिया का आईएनजी होना तय है, नहीं तो मुख्य क्रिया नहीं होगा। जैसे अब कम है तो COME, अब यहाँ है COMING कमिंग, ठीक है। यहाँ देखो इट है EAT इट है तो EAT और उसमें आईएनजी ऐड कर दो तो ईटिंग हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। गो का हो जाता है वेंट, गॉन, कम, केम, कम, इट, एट, इटन, ये इसके फॉर्म्स है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये मुख्य क्रिया है, तो इससे पहले आप नोट करें। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाला हूँ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्या डेफिनेशन है? ऑब्जेक्ट का डेफिनेशन है जिस विषय के ऊपर कोई कार्य किया जाता हो, यानी किसी विषय के ऊपर कोई कार्य का करना वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी है यहाँ कर्म, ठीक है। ग्रामर के व्याकरण के भाषा में इसे हम कर्म कहते हैं। अब देखो किसी विषय के ऊपर कार्य करना, तो अब कैसे हमें पता चलेगा, तो मैं बताता हूँ। अब है स्पीक इंग्लिश। अब स्पीक इंग्लिश, तो अब देखो स्पीक मीन्स क्या होता है, दो वर्ड है। स्पीक मीन्स क्या होता है, बोलना, और जिसमें ना आ गया तो मेन वर्ब हो गया। बोलना एक एक्शन है ना, तो ये एक्शन वर्ड है, तो ये हो गया MV यानी मेन वर्ब। अब है क्या बोलना, तो इंग्लिश बोलना, तो इंग्लिश के ऊपर बात हो रही है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब कोई कहेगा प्ले क्रिकेट, तो प्ले हो गया खेलना, और खेलना हो गया मेन वर्ब, और क्या खेलना, तो ऑब्जेक्ट क्रिकेट खेलना, और क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि हम ऑब्जेक्ट ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानने का तरीका क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचाने किसी वाक्य में, बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल है, बताता हूँ कैसे। देखो जो मेन वर्ब होता है ना, अब मेन वर्ब के ऊपर आपको फोकस करना है, मुख्य क्रिया के ऊपर। और जब मैं मुख्य क्रिया आपको बता रहा था तभी मैंने बोला था कि मुख्य क्रिया दैट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब कितना इंपॉर्टेंट है मैं बताता हूँ। आपको किसी भी वाक्य में मुख्य क्रिया को पहचानना पड़ेगा, ठीक है। मुख्य क्रिया को आप अगर एक बार पहचान गए तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इजीली आप पहचान पाएंगे, आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे क्या है कि कोई भी मुख्य क्रिया से आप पूछेंगे हु, कोई भी मुख्य क्रिया से पूछेंगे हु यानी कौन, पूछेंगे हु, तो यह आपको सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देगा। सब्जेक्ट यानी कर्ता के बारे में बताएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसी मेन वर्ब से अगर आपने पूछा व्हाट, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताएगा, जानकारी देगा। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे एक सेंटेंस है, वह क्रिकेट खेल रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। तो वह क्रिकेट खेल रहा है, इसका होगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। अब वह क्रिकेट खेल रहा है, तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें आपको मुख्य क्रिया आइडेंटिफाई करना है, यानी मेन वर्ब क्या है। तो मेन वर्ब का मतलब क्या होता है, किसी काम का होना। तो इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है, ठीक है। तो काम जो हो रहा है, जैसे खेलना, खेलना एक कार्य है कि नहीं है, एक्शन वर्ड है कि नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्लेइंग, ठीक है। तो यहाँ जो है सो मेन वर्ब क्या हो गया प्लेइंग। अब आप मेन वर्ब से पूछो हु प्लेइंग, कौन खेल रहा है। मेन वर्ब से पूछो हु प्लेइंग, कौन खेल रहा है, तो ये आपको बताएगा ही यानी वह। तो ये हुआ कि नहीं सब्जेक्ट, वह खेल रहा है। तो इस वाक्य में आपको पता चला, हु पूछने से आपको पता चला सब्जेक्ट कौन है इस वाक्य में। किसी भी वाक्य में आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इजीली पहचान जाएंगे, लेकिन उस बिफोर दैट, उससे पहले आपको मेन वर्ब पहचानना पड़ेगा। और मेन वर्ब का काम है कि वर्ड ऑफ एक्शन, जिस वाक्य में किसी काम का होता हुआ पता चले, यानी उस वाक्य में कुछ ना कुछ काम हो रहा है, वही होगा मेन वर्ब। तो इसमें खेलना एक क्रिया है, खेलना एक क्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उससे हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। अब देखते हैं यही मेन वर्ब यहाँ लगा करके देखो, प्ले, प्लेइंग। अब है व्हाट प्लेइंग, व्हाट प्लेइंग यानी क्या खेल रहा है। तो निश्चित रूप से आप बताएंगे कि क्रिकेट खेल रहा है। तो हुआ कि नहीं, क्रिकेट हुआ कि नहीं ऑब्जेक्ट। तो किसी भी
वाक्य में मेन वर्ब से हु पूछेंगे तो वो उससे हमें सब्जेक्ट की जानकारी मिलती है और व्हाट पूछने पर हमें ऑब्जेक्ट की जानकारी मिलती है। तो ये आज आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक था। अब मैंने आपको पढ़ाया है 4 चीज़ें, ठीक है, और मिला है 10 चीज़। अब इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज़ में लागत लगाओ 4 और मिले 10, तो ये कितना बड़ा मतलब बिजनेस है। लेकिन पढ़ाई सच में एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है कि लगाओ कम और मिलेगा ज़्यादा। सच्ची बात बता रहा हूँ, लेकिन ये कोई बिजनेस ट्रिक नहीं है, ये रियलिटी है। मैं रियलिटी बेस पे बात करता हूँ। आई एम द स्टूडेंट ऑफ साइंस, आई विल गो बाई फैक्ट्स। साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं, फैक्ट के ऊपर ज़्यादा बात करता हूँ। अब देखो कैसे हमने 4 चीज़ पढ़ा, हमें 10 कैसे मिला मैं बताता हूँ। अब देखो 1 + 2 3 और 3 + 3 कितना हो गया 6 और +4 10 हो गया कि नहीं हो गया। अब मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये मैं समझाने के लिए ऐसा लिखा हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमने सब्जेक्ट पढ़ा है और दूसरे नंबर पे हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ा है, तीसरे नंबर पे हमने मेन वर्ब पढ़ा है और चौथे नंबर पे हमने ऑब्जेक्ट पढ़ा है। अब इससे दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। पूरी दुनिया में कोई भी सेंटेंस क्यों ना हो, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का ये फॉर्मूला बन गया। तो आज आपने ऐसी चीज़ पढ़ा है जिससे दुनिया का कोई भी अफर्मेटिव सेंटेंस आप बना सकते हैं। कहीं भी आप चले जाएं तो इसी से पूरी इंग्लिश ड्राइव होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट आपको पता चल गया, हेल्पिंग वर्ब भी पता चल गया, मेन वर्ब भी पता चल गया और ऑब्जेक्ट भी पता चल गया, ठीक है फ्रेंड्स। और यदि इसके अलावा आपको नहीं समझ में आए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाना, वहाँ मेरा व्हाट्सएप नंबर रहेगा। आप वहाँ व्हाट्सएप नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको फ्री में नोट्स और पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको अगर ज़रा सा भी कोई प्रॉब्लम होता है तो आप हमें व्हाट्सएप करें और उसके बाद आपको फ्री में नोट्स अगर चाहिए तो नोट्स मिल जाएगा। सारे पीडीएफ वहाँ अवेलेबल है, मिल जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आप देखो, ये तो मैंने आपको जो बताया है ये एक स्ट्रक्चर बन गया। क्या बन गया? ये फॉर्मूला, स्ट्रक्चर। अब इसी फॉर्मूला, इसी स्ट्रक्चर से सब कुछ डिराइव होने वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो आपका बेसिक लेक्चर का एक फर्स्ट पार्ट हुआ है। अब इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद आपको क्या देखना है? सेंटेंस देखना है, ठीक है। तो उस सेंटेंस के ऊपर मैं अभी बात करने वाला हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी सबसे पहले आप इतना नोट कर लें। तो ये है आपका सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरीके से आपको समझना है। मैं एक एक करके अभी आपको समझा रहा हूँ। यहाँ देखिए है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य, जिसका फॉर्मूला अभी अभी आपने पढ़ा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य, ये ऐसा होगा, सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, नॉट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके है। पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन यानी क्वेश्चन मार्क आएगा। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। इसका एक और फॉर्मूला है जिसमें ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ एन लग करके टी लग जाता है और अपोस्ट्रोफी लगा के, जैसे डोंट होता है, डजंट होता है, हैवेंट होता है, ठीक है ना। इस तरीके शुडंट होता है, कुडंट होता है, तो उस टाइप से। तो जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो वहाँ भी आपको एक बार पता चल जाएगा और मैं बताऊंगा भी, डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ डाल दूंगा। डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी द्वि प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि अभी मैंने लास्ट लेक्चर में बताया भी था कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम उसमें क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ जो है सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इसलिए पूछते हैं जिससे हमें जवाब लेना होता है एस और नो। जैसे क्या तुम मुझे जानते हो, डू यू नो मी, आप बोलेंगे येस और नो। अब तुम मुझे कैसे जानते हो? तो सर मैं आपसे वहाँ मिला था, ऐसे मिला था इस माध्यम से, तो इस तरीके से। तो डबल इंटेरोगेटिव का मतलब होता है डिटेल में आंसर लेना होता है, तो डबल इंटेरोगेटिव। अब QW का मतलब होता है क्वेश्चन वर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, नहीं होता है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लें। तो फ्रेंड्स ये है आपका क्वेश्चन वर्ड्स यानी प्रश्नवाचक शब्द। प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है ये आप अपने बोर्ड पे देख रहे हैं। व्हाट मीन्स क्या, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, हु मीन्स कौन, हाउ मीन्स कैसे, फॉर व्हाट और व्हाट फॉर इसका मतलब होता है किस लिए। उसके बाद है फॉर व्हाट पर्पस यानी किस उद्देश्य के लिए, यानी कि तुम किस उद्देश्य के लिए इंग्लिश सीखना चाहते हो। तो फॉर व्हाट पर्पस डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश, इस तरीके से। हाउ मेनी टाइम्स यानी कितनी बार, हाउ मेनी टाइम्स कितनी बार, ठीक है। हाउ मेनी प्लस नाउन, इसका मतलब होता है कितना, कितनी
कितनी कितने। लेकिन यहाँ जहाँ मेनी लग गया है ना, तो ये काउंटेबल नाउन के लिए ही यूज होगा, जिसकी गिनती हम कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखो हाउ मच प्लस नाउन, इसका मतलब होता है कितना, कितने, कितनी, ये सारा चीज़ होता है। लेकिन ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हाउ मच का प्रयोग हम अनकाउंटेबल के लिए करेंगे और हाउ मेनी का प्रयोग हम काउंटेबल नाउन के लिए करेंगे। उसके बाद व्हाट मीन्स होता है क्या। अब व्हाट ऑल का मतलब होता है क्या क्या। जैसे तुमने भारत में क्या क्या देखा, व्हाट ऑल डिड यू सी इन इंडिया, है ना। तुमने अपने लाइफ में क्या क्या किया, व्हाट ऑल डिड यू डू इन योर लाइफ, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसे बोलना है, व्हाट ऑल का यूज़ करना है। अब हु ऑल का मतलब होता है कौन कौन। जैसे तुम्हारे परिवार में कितने सदस्य हैं, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इन योर फैमिली, ये तो आप इजीली बताओगे। लेकिन कोई अगर पूछेगा कि तुम्हारे परिवार में कौन कौन है, तो उस वक्त आप क्या बोलोगे कि हु ऑल आर इन योर फैमिली, तो वहाँ आपको हु ऑल की ज़रूरत लगेगी। फिर है व्हेन ऑल, आप कब कब पढ़ाते हो, व्हेन ऑल डू यू टीच, ठीक है। तो इस तरीके से। फिर वेयर ऑल का मतलब होता है कहाँ कहाँ, और आपका सेंटर कहाँ कहाँ है, आपकी क्लासेस कहाँ कहाँ लगती है। तो इस तरीके से हम ऐसे यूज करेंगे। व्हिच प्लस नाउन का मतलब होता है कौन कौन सा या कौन सी। लेकिन व्हिच प्लस जो नाउन है ना, इसका यूज हम नॉन लिविंग नाउन के लिए करते हैं, नॉन लिविंग नाउन के लिए, यानी निर्जीव वस्तु के लिए जिसमें जान नहीं होती, उसके लिए हम करते हैं। हुज प्लस नाउन यानी किसका किसकी, ये किसी के लिए भी करते हैं। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों नाउन के लिए हम यूज करते हैं। जैसे यह किसका पेन है, हुज पेन इज़ दिस, या किसकी किताबें हैं, हुज बुक इज़ दिस, या किसका वह किसका भाई है, तो हुज ब्रदर इज़ दिस, ऐसा भी हम यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आप देखो सिंस व्हेन का मतलब होता है कब से, आप कब से पढ़ाते हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग, राइट। या फिर आप कब से मतलब पढ़ा रहे हो, तो सिंस व्हेन हैव यू बीन टीचिंग ऐसे बोलेंगे, राइट। यहाँ देखो, अब देखो एट व्हाट टाइम का मतलब होता है किस समय पर, और अप टू व्हाट टाइम यानी किस समय तक, ठीक है फ्रेंड्स। अब है व्हाट काइंड ऑफ प्लस नाउन या व्हिच टाइप्स ऑफ प्लस नाउन, इसका मतलब होता है किस प्रकार का, ठीक है फ्रेंड्स। अब है विथ हुम, देखो भाई विथ हुम का क्या मतलब होता है किसके साथ, राइट। विथ हुम यानी किसके साथ, तुम किसके साथ रहते हो। विथ हुम डू यू लिव, राइट। फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए, तुम किसके लिए यह उपहार खरीदना चाह रहे हो या चाहते हो, तुम किसके लिए यह उपहार गिफ्ट खरीदना चाहते हो। फॉर हुम डू यू वांट टू परचेज द गिफ्ट, राइट। अब देखो टू हुम, तुम किससे बात करते हो, टू हुम डू यू टॉक, राइट। अब अबाउट हुम, तुम किसके बारे में सोच रहे हो, अबाउट हुम आर यू थिंकिंग, राइट। बाय हुम, किसके द्वारा। तो वही अब इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन वर्ड सारे करवा दिए हैं। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसे याद करना है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया या किताब में लिखा है, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट कि किताब में लिखा है या रंजन सर ने पढ़ाया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना याद कर पा रहे हो, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आज का ये जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। फ्रेंड्स, आप इस नॉलेज को अपने तक सीमित ना रखें, अपने दोस्तों से और सभी दूर इसे आप ज़रूर शेयर करें। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग इंग्लिश तक।